नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमा गणिन, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए गिरधर मामड़ी सर और हम कुछ आज इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं। भारत के आसपास चक्रव्यूह, अगर मैं बात करूं यूएस की, तो दो कंट्रीज के आसपास उन्होंने अपने सारे बेसिस बना के रखे हैं अभी। एक तो रशिया और एक भारत। आप इन सबकी लोकेशन देख लीजिए। सिमिलरली चाइना चाइना ने रशिया के अगेंस्ट नहीं बनाया, बट यूएस और भारत के आसपास स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स अभी न्यू स्ट्रैटेजी सुनी हुई है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से सीआईए एजेंट्स पकड़े जा रहे हैं, चाइनीज पकड़े जा रहे हैं, यूक्रेनियंस पकड़े गए, ऐसा लग रहा है कि भारत में कुछ बड़े गेम की तैयारी हो रही है। एक बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। समझते हैं गिरधर सर से कि आगे आने वाले कुछ हफ्तों में वाई वी आर एक्सपेक्टिंग अ बिग अटैक ऑन ऑन भारत। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। जी सर। गायत्री जी, आपके आपके दर्शकों सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। देखिए, पाकिस्तान में कभी भी अंदरूनी मसला एक हद से ऊपर चला जाता है, बढ़ जाता है, तो उनका एक ही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, भारत में कुछ ना कुछ कांड करना है। तो डाइवर्ट हो जाता है। फिर जब भारत पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कार्रवाई करता है तो ऑटोमेटिकली वहां अपने अंदरूनी मसलों को बाजू रखकर काफिरों के खिलाफ सब इकट्ठा हो जाएंगे। ये उनका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। अब पाकिस्तान में क्या हो रहा है सब देख ही रहे हैं। जैसे हर दिन बलूचिस्तान में 10, 15, 20, पता नहीं 30 इतने लोग मर रहे हैं। पहला ऐसा होता था कि दिन में 1 या 2 लोग मरते थे एवरेज। अभी दिन में 10-15 लोग एवरेज मर रहे हैं। ये कॉस्ट बर्दाश्त काबिल नहीं है पाकिस्तान के लिए। वहां टीटीपी भी वही चीज कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा छोड़िए, वो क्वेटा में आके मार रही है, फिर कराची में आके मार रहा है। कराची में तो रेंजर्स के हेडक्वार्टर्स पे धावा बोला है वो। फिर आजकल तो पीओजे के पूरा जल रहा है, गिलगिट बाल्टिस्तान जल रहा है, बचा हुआ एक सिंध और पंजाब। इधर भी सिचुएशन इतना नॉर्मल नहीं है, इधर भी इनके लिए मसले हैं। सिंध तो अब पता नहीं कब वो जलेगा, बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि जो बचा कुचा पानी भारत से आ रहा है वो सब पंजाबी लोगों ने वहां रोक के रखा है। सिंध में तो कुछ आ ही नहीं रहा है। सिंध की हालत तो बहुत ही बदतर होते जा रहा है। तो जब इतना प्रॉब्लम्स है और इनका बजट तो आपने देखा होगा, बजट तो एक जोक है। 3.5% की ग्रोथ बता रहे हैं लोग। पता नहीं ग्रोथ कहां से आ रहा है इनका। इनका जो फॉरेक्स रेमिटेंसेस हैं, जो लोग वहां बाहर काम करते हैं, वो जो घर बेचते हैं, वो पैसे इनके एक्सपोर्ट से ज्यादा वो मिल रहा है। इनके एक्सपोर्ट लेबर है बाहर, और भारत में टेररिस्ट। यही ये 2 एक्सपोर्ट है इनका, कुछ है नहीं। तो ये देश जब इतने प्रॉब्लम से जूझ रहा है, उसको झेल नहीं पा रहा है, ऑटोमेटिकली उसको एक्सटर्नलाइज करेगा। या तो एक तो अफगानिस्तान के ऊपर कुछ करेगा या भारत के ऊपर कुछ करेगा। भारत के ऊपर करने के लिए इनके बहुत क्या कहते हैं उसको, अपॉर्चुनिटीज हैं। अब तो अमेरिका इनके दोस्त बन गया, और एटलीस्ट वो समझ रहा है कि वो उनके गोद में बैठा है, डोनाल्ड ट्रंप की गोद में बैठा है। तो वो समझता है कि ये जो भी करेगा डोनाल्ड ट्रंप इसके समर्थन में खड़ा हो जाएगा। इनके जितने भी हमने F-16 तबाह कर दिया ना, उसको आप पूरा रिपेयर करने के लिए पूरा बजट मुफ्त में अमेरिका ने दे दिया इसको। अमेरिकन क्या कहते हैं उसको, टेक्नीशियंस आके पाकिस्तान में बैठे हैं अभी। उनका पूरा क्या कहते हैं उसको, रिपेयर पूरा जो भी है वो सब कर रहे हैं वो लोग। फिर रही चाइना तो इनके तो फंडिंग, मेजर फंडिंग चाइना से आता है। उनके हथियार पूरे 81% चाइना से खरीदता है वो। तो ये चीज है। तो इसीलिए वो समझता है कि भारत के ऊपर कुछ करेंगे तो भारत ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। 2-3 दिन 4 दिन का कुछ जंग होगा, नुकसान होगा, तो क्या फर्क पड़ता है। अब देखिए, ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता तो असीम मुनीर को कोई भाव नहीं दे रहा था। असीम मुनीर बहुत अनपॉपुलर था, और इमरान खान की पॉपुलरिटी ऊपर तक, आसमान तक चली गई थी। वो अलग बात है कि इमरान खान खुद इनके अपॉइंटेड एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था। फिर भी इमरान खान की पॉपुलैरिटी के तुलने में इनका पॉपुलैरिटी कुछ भी नहीं था। असीम मुनीर का ऑपरेशन सिंदूर हो गया, इतना हमने उसको थप्पड़ मारा, इतना उसको हमने मारा, उनके इतने एयरबेसेस को तबाह किया, इतने एयरक्राफ्ट को तबाह किया, क्या क्या हमने प्रलय तांडव किया उधर। उसके बाद फायदा किसको हुआ? असीम मुनीर को हुआ।
वो देश तबाह हो गया, उनका फौज आर्मी तबाह हो गया, उससे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। अल्टीमेटली उनको फील्ड मार्शल की दर्जा मिल गया, फिर पूरे जिंदगी भर वो राज कर सकता है। और 23rd अमेंडमेंट, शायद उसका नाम 23rd अमेंडमेंट है, वो अमेंडमेंट ले आया। उसके बाद फौज के खिलाफ कोई उंगली भी उठाएगा ना, उसको देशद्रोह के तहत उसको जेल कर सकते हैं। मतलब ये कितने भी लूटें, कुछ भी करें, फालतू की काम करें, इसको कोई टच नहीं कर सकता है। मतलब भारत से जंग लड़ने से फौज को और फौजी ऑफिसर्स को फायदा होता है। देश भाड़ में जाए, देश हार भी जाए, उससे कोई फर्क नहीं रिमेम्बर आपने और मैंने डीप स्टेट के बारे में बात भी नहीं होनी शुरू हुई थी सर, आज से तकरीबन 4 साल पहले, जब मेरा चैनल आई थिंक 50,000 या 1 लाख सब्सक्राइबर बेस ही था और व्यूअर्स का इतना प्यार मिला। आपने और मैंने सबसे पहले बात करना शुरू किया था डीप स्टेट के बारे में। इंडियन डीप स्टेट एंड पाकिस्तानी डीप स्टेट दोनों ही नहीं चाहते हैं कि कभी भी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में रिलेशन जो है वो स्मूथ हो। क्यों? क्योंकि बंद हो जाएगा ना। और जिसमें भारत की तरफ से चंडीगढ़ लॉबी जो है एक, उसका बहुत बड़ा रोल है, which is a part of the deep state of India. जी। जी। तो है, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान बनी अमेरिका की सोच से बनी है वो। अमेरिका तो एक बफर रखना चाहता था, एक सोशलिस्ट नेहरू और सोवियत यूनियन दोनों के बीच में एक बफर स्टेट रखना चाह रहा था। इसलिए राजा हरि सिंह के ऊपर भी दबाव था कि वो भारत में विलीन ना हो, वो इंडिपेंडेंट रहे। मगर अल्टीमेटली वो तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भारत के समर्थन में साइन कर दिया। तो ब्रिटिश ने कैप्टन ब्राउन के मदद से गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान को सौंप दिया। पाकिस्तान की कोई फौज नहीं थी, कुछ कोई भी नहीं था उधर, फिर भी उसको जबरदस्ती सौंपा गया। इसीलिए कैप्टन ब्राउन को निशाने हैदर या निशाने निशाने का हैदर, वो वाला इनको मिला है। मतलब जैसे हमारी भारत रत्न की जो वो सेम पाकिस्तान में भी जो हाईएस्ट अवार्ड है उनको दिया। फिर ये वापस जाने के बाद इंग्लैंड में भी क्या उसको होली क्रॉस ऐसा कुछ उसको एक अवार्ड मिला उधर, वो भी उनके हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। दोनों देश उसको हाईएस्ट सिविलियन क्यों दिया है? क्योंकि वो गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान को सौंप दिया था ताकि वो बफर रहे और हम सोवियत यूनियन से कोई हमारी रिश्ता ना रहे। ये उनका सोची साची उसे समझ एक अभी आपको क्यों लग रहा है कि तो हिस्ट्री हो गया सर, अभी आपको क्यों लग रहा है कि भारत में अटैक हो सकता है? तो हिस्ट्री से ही आपको आज की क्या स्थिति है वो समझ सकते हो। जब हिस्ट्री नहीं समझ सकते हो, ये भी नहीं समझ सकते। तो इसको लाने वाला अमेरिका है। तो अमेरिका ये हमारे खिलाफ हमें कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करेगा। और इनका ज्योग्राफी इतना अच्छा है, वो ईरान के ऊपर भी नजर रख सकता है, अफगानिस्तान के ऊपर भी नजर रख सकता है, रशिया के ऊपर रख सकता है, फिर चाइना के ऊपर भी रख सकता है, भारत को भी कंट्रोल कर सकता है। इतने फायदे हैं अमेरिका के लिए। तो पाकिस्तान के लिए कठपुतली है। बीच में थोड़ा चाइना के साथ चला गया था, फिर बाद में घसीट के इनके फिर वापस लेके आया। इसीलिए चाइना अब इनके सीपीसी में कोई पूंजी इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। और जितने भी प्रोजेक्ट्स है, डायमर बादशाह हो, बहुत से प्रोजेक्ट्स है, वो निकल रहे हैं, बाहर निकल रहा है। और इनको इनके पावर शेयरिंग अग्रीमेंट से चलते हुए इनके ऊपर पेनल्टीज लग गया था। ये इनको टाइम पर इनको पैसे वापस नहीं किया था। वो पेनल्टीज वेव करने के लिए असीम मुनीर बहुत कोशिश किया, चाइना ने उसको रिजेक्ट कर दिया। चाइना ने बोला ये पेनल्टीज भी आपको भरना पड़ेगा। तो दोनों, चाइना हो अमेरिका हो, दोनों पाकिस्तान को इस्तेमाल करेंगे। दोनों में एक कॉमन है, बहुत सी चीजों में दोनों देश लड़ते हैं, दोनों में बहुत टेंशन है, कंपटीशन है, बहुत कुछ है। मगर एक चीज पे दोनों पे सहमत है, भारत को कंट्रोल करना है। भारत दोनों के हाथ के ऊपर नहीं जाना है। तो ये चीज है। इसीलिए आपने देखा होगा इनका जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जब राइसीना डायलॉग्स आया था पिछले साल, उधर क्या कह रहा था वो कि 20 साल पहले हमने जो गलती की चाइना को समर्थन देते हुए, वो गलती दोबारा भारत के साथ नहीं करेंगे। आप हमारी कंट्रोल, हमारी शक्ति के ऊपर आप बढ़ नहीं सकते हो, आपको उभरने नहीं देंगे, आपको कंट्रोल करेंगे। वो सीधा बोल दिया। जो बाइडेन और ओबामा का एडमिनिस्ट्रेशन इतना साफ लफ्जों में नहीं बोलते थे वो लोग, मगर उनका सोच भी वही था। तो ये चीज है, इसीलिए पाकिस्तान हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगी।
अब डोनाल्ड ट्रंप को ये पता, ये उनको समझ में आ रहा है कि भारत झुकने वाला नहीं है। अभी ट्रेड डील हम नहीं करेंगे। ट्रेड डील तो हर दिन बोल रहा है वो, सर्जियो गोर बोल रहा है, फिर डोनाल्ड ट्रंप खुद बोल रहा है जब मोदी जी से मिले थे G7 समिट में। मतलब इनके हर ऑफिसर बोलते जा रहा है कि हो गया, ऑलमोस्ट हो गया, अभी इंक के लिए ढूंढ रहे हैं, बस सिग्नेचर बाकी है, ये सब बोल रहे हैं, मगर हो नहीं रहा है। 18 महीने से यही चल रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो पीयूष गोयल भी बोल रहे हैं हाँ हो गया, ऑलमोस्ट हो गया। ये ऑलमोस्ट में अटक गया। वो ऑलमोस्ट क्या है समझ में नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम रेड लाइंस डाल दिया जो डोनाल्ड ट्रंप को मंजूर नहीं है। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप क्या करेगा? वो तो एक साइड वो बोलेगा मोदी मेरा दोस्त है, अच्छा दोस्त है, टफ गाय, फैंटास्टिक गाय, ये सब बोलेगा। दूसरी तरफ उंगली करेगा तो पाकिस्तान को इस्तेमाल करेगा। चाइना का भी वही सिचुएशन है। चाइना से जो भी निकल रहा है वो सब भारत आ रहे हैं आज। पहला कुछ साल तक वियतनाम चले गए थे वो लोग, क्योंकि वियतनाम नजदीक पड़ता है, कल्चर भी उनका सब ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, उधर सब कुछ है। तो इंस्टेड ऑफ मेड इन चाइना स्टैंप, मेड इन वियतनाम स्टैंप लग के वो अमेरिका जाता था, उनके लिए फायदेमंद था। बट अब ऐसा नहीं है। वियतनाम के पास उतना कैपेसिटी नहीं है। वियतनाम में प्रोडक्शन और लेके जाना हो तो भारत से लेके जाना पड़ेगा उनको। तो इससे अच्छा है भारत में ही लगाएंगे। तो धीरे धीरे से लोग इधर आ रहे हैं। तो जब चाइना से बिजनेसेस बाहर जाएंगे तो भारत को कंट्रोल करने की जो नेसेसिटी है वो चाइना को भी है। वो क्या करेंगे? दो चीज करेंगे। ये यहाँ आतंक की घटनाएं यहाँ शुरू करेंगे, पाकिस्तान को इस्तेमाल करके, या कुछ ना कुछ करेंगे। दूसरा, हमें टेक्नोलॉजी डिनायल करेंगे, क्योंकि आज भी हम चाइना के ऊपर बहुत सीरियसली डिपेंडेंट है। चाहे वो रेयर अर्थ मिनरल्स हो या आपकी कंप्यूटर पेरिफेरल्स टेक्नोलॉजी के मामले में वो सब चीज हो, वो चाइना से ही आना है। तो उसमें या तो स्पाईवेयर लगा के आप भेजेंगे वो लोग पीछे से हमें कंट्रोल करने के लिए, वॉच करने के लिए, या हमें बहुत कॉस्टली में बेचेंगे, या उसको डिनाई भी कर सकते हैं, स्पेशली रेयर डिनाई भी कर सकते हैं। तो ये दो अस्त्र वो यूज करेगा। तो इसमें पहला अस्त्र जो मैं कह रहा था कि भारत में कुछ ना कुछ कांड करवाएंगे। मान लीजिए कि बैंगलोर में जहां आपकी एप्पल फोन्स बनते हैं वहां कुछ कांड हो जाता है। अब देखिए अभी दुबई में इतने, दुबई वॉज अ डेस्टिनेशन ना, पूरे दुनिया के अरबों करोड़ोंपति पूरा वहां जाके बस रहे थे ना, कैलिफोर्निया से, यूरोप से, वहां जाके वो रहना शुरू कर दिया था। अब कौन जाएंगे उधर? कोई भी नहीं रहेंगे ना उधर। बुर्ज अल खलीफा हो, कुछ भी हो, कौन जाएंगे उधर? तो वो चीज भारत में भी करने का कोशिश करेगा चाइना। आपके इंडस्ट्रियल बेसिस में, आपके टेक्नोलॉजी पार्क्स में कुछ ना कुछ कांड करेंगे। जब करेंगे ऑटोमेटिकली इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस हिल जाएगा और सिक्योरिटी रिस्क के चलते हुए भारत को वो अवॉइड कर सकते हैं। तो ये चाइना के लिए है। मैंने आपको अमेरिकन मोटिवेशन क्या है बताया, चाइना का मोटिवेशन क्या है बताया, पाकिस्तान का मोटिवेशन तो हम जानते ही हैं। उनके पूरे हाथ भी कट जाए कोई उनको बाधा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर हमारी उंगली में चोट आ गई तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। तो ये चीज है, इसीलिए भारत को कुछ ना कुछ करना है, उनके सोच में है। और ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेना है, आज तक नहीं ले पाया। छोटा सा कोशिश हुआ था लाल किले में, वो नाकाम हो गया। फिर उसके बाद कुछ ना कुछ करना है, तो ये इससे वो चल रहा है। तो ये तीनों में कुछ ना कुछ मोटिवेशन है। और पाकिस्तान, खासकर पाकिस्तान में जब अंदरूनी मामले इतने बढ़ गए हैं, उधर उनके इकोनॉमी चल नहीं रही है, उसके खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और POJK में इतना गड़बड़ चल रहा है, तो असीम मुनीर के ऊपर इतना दबाव है, तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ करके हमारे ऊपर हमला करेगा। एक टेररिस्ट एक्ट कर सकता है। दूसरा, वो हमारी डैम्स के ऊपर कुछ बॉम्ब डालने का एक एफर्ट कर सकता है, एक साहस कर सकता है। वो होगा नहीं होगा अलग बात है, हम उसको खारिज कर देंगे, उसको रोक देंगे, वो अलग बात है। मगर उनको दिखाना है अपना प्रजा को, देखो मैंने ये किया, वो किया। फिर अमेरिका, ये सब यूरोप यूनियन भारत के ऊपर आके बैठेंगे, देखो इसको न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट में मत लेके जाओ, पानी छोड़ दो, बैठो, दोनों बात करो, कुछ ना कुछ प्रेशर आ जाएगा भारत के ऊपर। ये चाहता है। जब ये आ जाएगा, भारत पाकिस्तान के साथ बैठ के बात करना शुरू करेगा, तो असीम मुनीर प्रेसिडेंट बन जाएगा, लाइफ टाइम प्रेसिडेंट भी बन जाएगा। मतलब उसका तो पूरा किस्मत खुल जाएगा। वो सोचते हैं, वो अपना निजी स्वार्थ सोचते हैं, देश भाड़ में जाए। तो या वो अलग बात है कि भारत ने उनका पानी नहीं रोका है,
उनको जो इंफॉर्मेशन देते थे वो नहीं दे रहे हैं। जब मर्जी चाहे जब हम छोड़ रहे हैं, जब हमें मन नहीं लगा तो हम रोक रहे हैं। वो भी हमारी पास शक्ति बहुत कम है, क्योंकि पिछले सरकारों ने पाकिस्तान की परमिशन ना मिलने की वजह से बहुत से डैम्स और ये बाराजेस ये कंस्ट्रक्ट नहीं किया। इसलिए हमारी पास पानी को रोकने का क्षमता बहुत कम है हमारी पास। और वो भी इंडस, झेलम और वहां चनाब, स्पेशली इंडस झेलम, ये दो नदियों का पानी आप रोकोगे तो वहां से लद्दाख से कश्मीर से नीचे लाने के लिए बहुत खर्चा उठाना पड़ेगा आपको। वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, पहाड़ से पानी ऊपर से कैसे लाओगे? और टनल्स आपको करना पड़ेगा बहुत। वो तो साइज्मिक जोन है, वहां भूकंप आते हैं, तो वो इतनी आसान बात नहीं। इसलिए वो पानी गया तो अभी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चनाब की पानी पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और रावी का पानी, रावी तो हमने रोक दिया, पूरा लगभग रोक दिया, सतलज रोक दिया। तो उनके पास एक मुद्दा बन गया ना कि भारत हमारा पानी रोक रहा है, इसीलिए हम उनके ऊपर कुछ कर रहे हैं। उसका ड्रम बीटिंग शुरू हो गया। DGISPR ने इनके यूट्यूबर्स, इनके मीडिया सबको बुला के ब्रीफिंग दे दिया। इसीलिए आप कोई भी पाकिस्तान चैनल में देखिए, उसमें एक ही नैरेटिव होता है कि भारत ने हमारे पानी रोक रहा है, इसके लिए हम जंग लड़ेंगे। और एक दिन बोलता है आपका हाथ काट देंगे, कोई बोलता है आपका सांस रोक देंगे, कोई बोलता है आपका खून बहेगा। ये सब उसी नैरेटिव के तहत चल रहा है। उनको जो पानी मिलना है उतना, उसमें कोई कमी नहीं आया। हमारी जो कोटा है उसमें से बहुत सा हिस्सा हम ऑलरेडी पाकिस्तान को एक्स्ट्रा दे रहे हैं, उसको रोकने का कोशिश कर रहे हैं। 5-6 साल के बाद हमारी पूरे प्रोजेक्ट्स बनने के बाद हमारे हिस्से में जो 20% जो पानी हम रोक सकते हैं वही रोकेंगे। बाकी पाकिस्तान को जाने वाली 80% पानी जाएगा। इसके सिम्टम्स क्या है? जो अटैक के आप कह रहे हो, उसके सिम्टम्स क्या है? कहाँ से दिखता है कि अटैक होने वाला है? ये ड्रम बीटिंग हो रहा है ना ऑलरेडी पाकिस्तान में, वही तो मैं कह रहा हूँ। जब पूरे इनके मीडिया, यूट्यूबर्स, ये सब वही कह रहे हैं, वहां सो कॉल्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वहां चल रहे हैं, पूरे दुनिया में चल रहा है। यूरोप में कॉन्फ्रेंसेस चल रहे हैं, अमेरिका में चल रहा है, इंडस वाटर ट्रीटी के चलते हुए भारत ने ये किया वो किया, इंटरनेशनल लॉस को ये धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो ये राक्षसी शक्ति है, जो भी है, ये सब एक नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है ना। कल के दिन वो जब भारत के ऊपर अटैक करेगा तो दुनिया ये सोचेगी देखो वो अपना हकों के लिए वो लड़ रहा है, क्या गलती है उसमें? अपने लोगों का पानी के लिए वो लड़ रहा है, क्या गलती है? तो ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। तो हमारी ऊपर कुछ ना कुछ कांड करने के लिए भूमिका बना रहा है, बेस बना रहा है। तो अब समझिए नेक्स्ट लेवल पे क्या होगा। ये ड्रम बीटिंग और शुरू होगा, फिर न्यूक्लियर धमकियां देंगे, फिर यूरोप को जाके बोलेगा देखो ये भारत को आप नहीं रोकोगे तो फिर हम कुछ ना कुछ भी करेंगे। तो यूरोप भाग भाग के आएगा, देखो भाई वो पागल आदमी है, कैसे तो छोड़ दो उसका पानी। वैसे तो हम छोड़ ही रहे हैं। एक्चुअली 3 दिन पहले उनका बाढ़ आ गया था, हमने पूरा पानी छोड़ दिया था, क्योंकि अभी बारिश आएगा तो बारिश का पानी रोकना है हमें। तो हमने क्या किया, पूरा डिसिल्टेशन कर दिया, हमारी डैम्स में जितने भी पानी था सब छोड़ दिया। वहां पत्थर, रेत जो भी है वो सब चला गया नीचे, तो उसका स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गया। अब पानी रोकेंगे पूरे साल तक, पूरे 4-5 महीने तक हम उसको रोकते रखेंगे, उसको स्टोर करेंगे। बाकी पानी चला गया, मगर नीचे उनका कोई डैम नहीं है, कोई स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम उनका है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। बाढ़ तो आएगी आएगी। और इसके साथ साथ सर एक तो इन्होंने भूमिका बनानी शुरू कर दी है, एक तो वो है। दूसरा जिस तरीके से यहाँ पे ये CIA के एजेंट्स पकड़े जा रहे हैं, उससे भी लग रहा है क्योंकि दैट इज ऑल्सो बिग स्टाइल, राइट? अभी कल शमिक मोहित्रा जी ने मेरे साथ सर एक शो किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो इनका जो मर्सनरी आर्मी इसका जो कॉन्ट्रैक्टर था, एरिक करके, फ्रंटियर्स के नाम से उन्होंने ये शिफ्टेड हिज एंटायर बटालियन ऑफ मर्सनरीज फ्रॉम अफगानिस्तान टू ना म्यांमार बॉर्डर। भारत के उस साइड पर है, पर बॉर्डर पर ही है ये लोग। और अब उनके साथ साथ ये जो पकड़े जा रहे हैं बार बार, यूक्रेनियंस है, कोई है, बांग्लादेश से भी अब न्यूज आनी शुरू हो गई है ISI एक्टिविटीज की बड़ी स्केल पे, मास स्केल पे। तो ये भी एक सिम्टम्स दिख रहे हैं कि तैयारी हो रही है बड़े लेवल पे। बिल्कुल। जो नेपाल बॉर्डर पे पकड़ा गया अमेरिकन मर्सनरी, और पिछले कुछ महीने पहले हमने नॉर्थ ईस्ट में एक बंदे को पकड़ा था। तो ये तो चल रहा है।
तो बड़े पैमाने पर ये सब हो रहा है। और चाइना के हथियार तो आ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ मतलब खतरे के घंटे तो हमें दिख रहा है। तो ऑलरेडी असीम मुनीर ने वार्निंग भी दे चुका है कि इस बार आपको ईस्ट से आएगा खतरा, इधर से नहीं आएगा। ईस्ट मतलब क्या है? बांग्लादेश हो सकता है, म्यांमार हो सकता है, और नेपाल भी हो सकता है। नेपाल भी आजकल वो चल रहा है। अलग बात है कि अभी बलेंशाह के खिलाफ बलेंशाह की वाइफ भी सीआईए से कनेक्टेड नजर आ रही है, काफी सारी न्यूज़ उस पे भी आ रही है। हाँ, और उधर भी जेंजी खड़ा हो गया बलेंशाह के खिलाफ भी। तो वो भी हमारी जो लिपुलेख लिम्पियादुरा काला पानी के खिलाफ वो कुछ ना कुछ बयानबाजी दे रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा रोकने के लिए बोल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल से आ सकता है, नेपाल के द्वारा भी आ सकता है, इसीलिए वो अमेरिकन पकड़ा गया। तो वो एक हमारे लिए खतरे की घंटी है। दूसरी, कोलकाता में हम पकड़ा है, जो नॉर्थ ईस्ट में बंदा कुछ काम कर रहा था, उधर से भी आ सकता है। फिर बांग्लादेश तो है ही है। तारिक रहमान भी आजकल पाकिस्तान की गोद में बैठने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब है, सिग्नल्स तो है। तो सबसे बड़ा सिग्नल क्या है? जो जब पाकिस्तान के अंदर वो सरकार के कंट्रोल से सिचुएशन बाहर जा रहा है, वो आपके लिए सिग्नल है। आज उनके हाथ से निकल रहा है। हफ्ते में 30-40 लोग मर रहे हैं उधर बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में। फिर पीओजेके में तो बिल्कुल सब बंद है उधर, तो उधर भी फायरिंग चल रहा है। मेरे ख्याल से आज तक 200 से ज्यादा लोग मर गए हैं ऑलरेडी, कितने और मरेंगे बोल नहीं सकते हैं। तो उधर 15 जुलाई को लॉन्ग मार्च का ऑर्डर भी, एक कॉल भी दे दिया वो लोग। तो फिर आगे वो क्या होगा पता नहीं है, उधर क्या कैसे सिचुएशन होगा पता नहीं है। तो जब और इनके इकोनॉमी पूरा बैठ गया, जब इतने प्रॉब्लम्स हैं इनके ऊपर, तो उनका उसका एक ही समाधान है, किसी न किसी के पास जाके वो लड़ो, किसी से पंगा ले लो। तो एक अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान ऑलरेडी तैयार बैठी है, वो अटैक कर रहा है ऑलरेडी, इनके फॉरवर्ड पोस्ट को उड़ा रहा है, फिर ड्रोन अटैक कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है उधर। तो उधर से भी इनको कोई फेवरेबल न्यूज तो आने वाला नहीं है। भारत के ऊपर करेगा तो अपने आप को बड़ा शाना एक पोजीशन पे आ सकता है, वो उनका भला होगा। तो ये सोच है उनका। तो हर साइन आप देखिए, बी इट मीडिया में, उनके मीडिया में क्या ड्रम बीट हो रहा है, फिर ये हमारी सरहदों पे लोग पकड़े जाना, फिर वहां अंदरूनी इश्यूज इतने बढ़ जाना। तो किसी एंगल से भी देखोगे, पाकिस्तान का एग्जिट रूट एक ही है, भारत पर किसी न किसी तरीके से हमला करना है। या तो एक टेररिस्ट अटैक होगा, कश्मीर में शायद नहीं हो सकता है क्योंकि कश्मीर तो अभी कोई भाव नहीं देंगे। नॉन कश्मीर सोर्स टारगेट्स हो सकते हैं आपके, स्पेशली जो रिच एरियाज है जहां आपकी इकोनॉमी बढ़ रही है, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई जैसे आपके बड़े बड़े जो आईटी, जो आपकी डेटा सेंटर्स यहाँ हो सकते हैं, दैट इज वन एरिया। या आपके एप्पल फोन्स जहां बन रहे हैं वहां टारगेट कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल उनके लिए सॉफ्ट बेली टारगेट्स हो सकते हैं। दूसरा, वो खुद कुछ शॉर्ट एक्शन के लिए वो कुछ कर सकते हैं, फिर हम जाके मारेंगे, 3-4 दिनों के अंदर अंदर कोई ना कोई आके हमें रोकेंगे। तो वो चाहिए उनको, 3-4 दिन के लिए वो थप्पड़ खाने के लिए तैयार है, वो नुकसान भी झेलने के लिए तैयार है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्टीमेटली वो न्यूक्लियर ब्लैकमेल करके बच जाएंगे। ये उनका एक प्लान है, स्केच चल रहा है। तो एक्सपेक्ट एन अटैक ऑन अस वेरी सून। और सून क्या है बोलना बहुत मुश्किल है, बट ज्यादा नहीं लगेगी, कुछ हफ्तों के अंदर अंदर यू कैन एक्सपेक्ट इट। ये नहीं होगा तो पाकिस्तान के अंदर की सिचुएशन बहुत ही खराब हो जाएगा, बदतर से बदतर होते जाएगा। राइट। तो जब जब पाकिस्तान में प्रॉब्लम होती है तब तब इधर ही अटैक होता है, जब तब ये खुश होते हैं तब ये टेररिस्ट भेजते हैं। ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान इज टेररिस्ट, इनका यही एक कहानी है। मतलब क्या ही बोले। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, शरिया की दुनिया जहान में बातें करते हैं, तीन चीजें इनकी आउट ऑफ द पॉकेट चलती हैं। नंबर 1, इनका जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, अगर शरिया के इतनी बड़े फॉलोअर हो तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कहाँ से बन गई? अफगानिस्तान में तो नहीं है, एज फार एज आई नो। कोई छोटी मोटी हो तो मैं बता नहीं सकती हूँ। दूसरा, जितने भी इनके आर्मी में और पुलिस में लोग हैं, सब दबा के दारू पीते हैं, वो भी शरिया के अगेंस्ट है। ठीक है। तीसरा, 50% ऑफ द पाकिस्तानी पॉपुलेशन इज गे,
ये डॉक्यूमेंटेड है, यहाँ आप और सर और मैं नहीं कह रहे हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। और चौथा जो कि बैंकिंग सिस्टम शुड नॉट एग्जिस्ट बिकॉज एज पर शरिया बैंकिंग इज हराम, बट स्टिल बैंकिंग सिस्टम यूज करते हैं ये लोग। अब क्या बोलते हैं, दोनों हाथ में लड्डू, जो मन करता है वो यूज कर लेते हैं, जो नहीं मन करता है वो शरिया के अगेंस्ट हो जाता है। एनीवेज, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मुझे सहायता करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्ते। नमस्ते सर।